आज हम सल्तनत युगीन स्थापत्य कला के बारे में अध्ययन करेंगे। सल्तनत काल में कला के क्षेत्र में किस प्रकार उन्नति हुई, विशेषकर स्थापत्य कला के बारे में क्या क्या प्रगति प्रत्येक सल्तनत कालीन सुल्तान के समय में हुई, उसको हम देखेंगे। सल्तनत कालीन स्थापत्य के बारे में जॉन मार्शल, जो प्रमुख पुरातत्ववेत्ता हैं, उन्होंने लिखा था कि ये सल्तनत कालीन स्थापत्य जो है वो हिंदू इस्लामी स्थापत्य कला है। इंडो इस्लामिक कला कहा उन्होंने। सल्तनत कालीन कला को उन्होंने इंडो इस्लामिक कला कहा है। ये सर जॉन मार्शल ने कहा है। इंडो इस्लामिक कला इसलिए कहा है क्योंकि इसमें हिंदू स्थापत्य, जिसको भारतीय स्थापत्य कला कहते हैं, उसका और इस्लामी स्थापत्य दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। सल्तनत कालीन स्थापत्य कला में भारतीय स्थापत्य की जो क्षैतिज शैली है, एक तो वो दिखाई देती है, और इस्लामी स्थापत्य की जो मेहराब धरनी शैली है, जिसको आर्क्वेट शैली कहते हैं, वो भी हमें दिखाई देती है। तो सल्तनत काल में जो इमारतें बनी उसमें हिंदू स्थापत्य कला की जो शैली थी, क्षैतिज शैली, उसका भी प्रभाव दिखाई देता है, और इस्लामी स्थापत्य की जो मेहराब धरनी शैली है उसका भी प्रभाव दिखाई देता है। अर्थात सल्तनत काल के दौरान जो भी इमारतें बनी उसमें क्षैतिज शैली, जो भारतीय स्थापत्य कला की पहचान थी, और मेहराब धरनी शैली, जो इस्लामी स्थापत्य कला की पहचान थी, दोनों का मिश्रण दिखाई देता है। इसी कारण सर जॉन मार्शल सल्तनत कालीन स्थापत्य शैली को इंडो इस्लामिक शैली भी कहते हैं। अब ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि भारत में जो तुर्क विजेता आए थे वो अपने साथ केवल इस्लामी स्थापत्य के केवल विचार लाए थे, वो इस्लामी स्थापत्य कला के कारीगर अपने साथ नहीं लाए थे। तो कारीगर तो यहीं के थे जिन्होंने इस्लामी स्थापत्य शैली के तत्वों को भी अपनी स्थापत्य में शामिल किया। तो भारतीय कारीगरों ने सारा निर्माण किया, और इस्लामी स्थापत्य शैली के जो भी तत्व थे, जिसको मेहराब धरनी शैली कहते हैं, उन सारे तत्वों को स्थापत्य कला में मूर्त रूप प्रदान करने वाले भारतीय कारीगर ही थे। मार्शल के अनुसार इंडो इस्लामिक वास्तुकला दोनों स्रोतों से प्रेरणा लेती है, भारतीय स्रोतों से भी और इस्लामी स्रोतों से भी, लेकिन इनका सदा समान परिणाम में नहीं है। कहीं कहीं हमें इस्लामी स्थापत्य शैली के तत्व, जिसको मेहराब धरनी शैली कहते हैं, उसके तत्व ज़्यादा दिखाई देते हैं, और कुछ इमारतों में हिंदू शैली के तत्व ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब स्थापत्य के क्षेत्र में तुर्कों का योगदान देखें हम, तो तुर्क काल में, सल्तनत काल में, अब से गारे में उच्च कोटि का चूने का प्रयोग होने लगा। अब गारे के अंदर उच्च कोटि का चूना मिलाया जाने लगा। इसके साथ साथ राबिस एवं सुरखा का प्रयोग होने लगा, जबकि इससे पहले जो भारतीय स्थापत्यकार थे वो गारे के रूप में मिट्टी, ईंट, चोकर एवं भूसा का प्रयोग करते थे। तो गारे में ईंट, चोकर और भूसा मिला करके भारतीय कारीगर निर्माण किया करते थे। लेकिन तुर्की शासन, भारत में तुर्कों का शासन स्थापित हो जाने के बाद सल्तनत काल में अब क्या किया जाने लगा, क्या बदलाव हुआ? अब गारे में ईंट, चोकर और भूसे के बजाय गारे में उच्च कोटि का चूना और राबिस एवं सुरखा मिला करके उस गारे का इस्तेमाल इमारतें बनाने में किया जाने लगा। तो गारे के अंदर उच्च कोटि का चूना, राबिस एवं सुरखा मिलाया जाने लगा।
और क्या किया स्थापत्य के क्षेत्र में तुर्कों ने अपना योगदान? तुर्कों ने जो भी इमारतें बनाई उनमें मेहराब एवं गुंबद को प्रधानता दी जाने लगी। मेहराब और गुंबद तुर्क या मुस्लिम आविष्कार नहीं था, बल्कि ये तो रोम के बेजेंटाइन साम्राज्य के अंदर ये मेहराब एवं गुंबद का सबसे पहले प्रयोग शुरू हुआ था। तो रोम के बेजेंटाइन साम्राज्य के लोगों से अरबों ने इसको ग्रहण किया और भारतवासियों को मेहराब और गुंबद बनाने की तकनीक का पहले से ही ज्ञान था, परंतु मेहराब और गुंबद वाली इमारतें भारतीय कारीगर पहले बहुत कम बनाते थे। लेकिन अब सल्तनत काल में जो इमारतें बनी उनमें मेहराब एवं गुंबद को प्रधानता दी जाने लगी। बस इम्पोर्टेंट बात केवल यही ध्यान रखनी है आपको कि मेहराब और गुंबद बनाने की जो ये विधि थी वो अरबों ने कहाँ से सीखी? बेजेंटाइन साम्राज्य, जो रोम का बेजेंटाइन साम्राज्य था वहाँ से ये तकनीक सीखी थी मेहराब और गुंबद बनाने की। तो सल्तनत काल के स्थापत्य में मेहराब और गुंबदों को बनाने को प्रधानता दी जाने लगी। इसके अलावा चैत्याकार मेहराब, जिसको घोड़े की नाल के आकार का मेहराब हम कहते हैं, घोड़े की नाल के आकार के मेहराब का प्रयोग खिलजियों ने किया था। किसमें? सबसे पहले अलाई दरवाजे में। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अलाई दरवाजे में जो मेहराब बनाई गई है वो घोड़े के नाल की आकार की मेहराब है। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। चैत्याकार मेहराब भारतीय भी बनाते थे। चैत्याकार मेहराब जो कानपुर में गुप्त काल के दौरान बनाया गया भीतर गांव का जो मंदिर है वो इस चैत्याकार मेहराब का प्रयोग उस मंदिर में किया गया है। जबकि घोड़े के नाल की आकार की मेहराब तुर्की शासन के दौरान अलाउद्दीन खिलजी के समय में जो अलाई दरवाज़ा बनाया गया दिल्ली में, उसमें हमें सर्वप्रथम घोड़े के नाल के आकार की मेहराब दिखाई देती है अलाई दरवाजे में। तो ये आप याद रखेंगे। और स्थापत्य क्षेत्र में तुर्कों का क्या योगदान रहा? तुर्कों ने आरोही निक्षेप छत्तेदार विधि द्वारा छज्जों को मीनारों से जोड़ने की शुरुआत की। छज्जों को मीनारों से जोड़ना है, तो इसके लिए जिस प्रकार मधुमक्खी का छत्ता किसी जगह पर छज्जे पर उल्टा लटका हुआ होता है, तो ठीक उसी प्रकार छज्जे को मीनारों से जोड़ने के लिए तुर्कों ने आरोही निक्षेप छत्तेदार विधि का प्रयोग किया। और कुतुब मीनार के अंदर, आप कुतुब मीनार को देखें अगर फोटो में, तो उसमें छज्जे जो हैं वो मीनार के साथ गोल गोल छज्जे लगे हुए हैं हर मंजिल पर। तो वो छज्जों को मीनारों से जोड़ने के लिए सर्वप्रथम तुर्कों ने ही आरोही निक्षेप छत्तेदार विधि का प्रयोग किया। तो इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण क्या है? कुतुब मीनार। इसके अलावा तुर्कों ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में और क्या योगदान दिया? तुर्कों ने स्थापत्य क्षेत्र में अरबस्क शैली, स्क्रीच एवं कुफरी शैलियों का प्रवेश करवाया। चौकोर कोनों में गोलाई लाने के लिए स्क्रीच शैली का प्रयोग किया गया। चौकोर कोनों में गोलाई लाने के लिए स्क्रीच शैली इस्तेमाल की गई। इसके अलावा इमारत की सज्जा में तुर्कों ने मनुष्यों एवं पशुओं की आकृति बनाने से परहेज किया, क्योंकि मनुष्यों एवं पशुओं की आकृति, जो जीवित प्राणियों की जो आकृतियाँ होती है, उनका प्रयोग इस्लाम में वर्जित है। तो अपनी इमारतों की सज्जा में तुर्कों ने मनुष्यों एवं पशुओं की आकृति बनाने से परहेज किया। इसके स्थान पर उन्होंने सजावट के लिए क्या किया? अपनी इमारतों में ज्योमेट्रिकल डिजाइंस बनाई, फूलों की डिजाइंस बनाई। तो इस प्रकार की डिजाइंस वाले चित्र या उनको उत्कीर्ण किया ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन
ज्यामिति की डिजाइंस और फूलों की विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ इमारतों की सजावट के लिए इस्तेमाल की गई। और इमारतों को ऐसी पट्टियों से समन्वित किया जिन पर कुरान की आयतें लिखी खुदी होती थी। इमारतों में चौड़ी चौड़ी सीधी सीधी लंबी लंबी पट्टियाँ बनाई जिन पर कुरान की आयतें खुदी होती थी। इस तरह अरबी लिपि को इस प्रकार अरबेस्क शैली हम इसको कहते हैं कि ज्योमेट्रिकल डिजाइंस जब बनाई गई तो वो अरबेस्क शैली थी। और इस प्रकार अरबी लिपि स्वयं ही एक कलाकृति कुफरी शैली बन गई। कुफरी शैली का मतलब ये होता है कि अरबी लिपि को सुंदर तरीके से पट्टियों के ऊपर खोद करके लिखा जाता है। तो इमारतों को सजाने के लिए अरबस्क शैली, स्क्रीच शैली एवं कुफरी शैली तीनों का प्रयोग तुर्कों के द्वारा किया गया। सज्जा की जो ये 3 विधियां थी, इन तीनों विधियों को संयुक्त रूप से अरबस्क शैली भी कहा जाता है। इसके अलावा तुर्कों ने हिंदू जो प्रतीक थे जैसे घंटी, स्वास्तिक और कमल आदि हिंदू प्रतीकों का खुल करके बहुत बड़ा मात्रा में प्रयोग किया है। अपनी इमारतों में उन्होंने घंटी का प्रयोग किया, स्वास्तिक का प्रयोग किया, कमल का प्रयोग किया। फिरोज तुगलक के जितने भी भवन हैं उन सभी भवनों के अलंकरण में कमल का अंकन सर्वाधिक मात्रा में हुआ है। तुगलक और लोदी वंश के शासनकाल में चौकोर और अष्टभुजाकार मकबरों वाली 2 प्रमुख शैलियां अस्तित्व में आई। तुगलक और लोदी वंश के शासनकाल में चौकोर मकबरे बनने लगे और अष्टभुजाकार मकबरे बनने लगे। उनकी 2 शैलियां सामने आई। अब इसमें हम देखें तो ये 6 बिंदु जो हैं ये स्थापत्य के क्षेत्र में तुर्कों का योगदान है। तुगलकों और लोदियों के समय में किस प्रकार के मकबरे बनने लगे? चौकोर और अष्टभुजाकार मकबरे बनने लगे। तो ये स्थापत्य क्षेत्र में तुर्कों का योगदान माना जाता है। पहला योगदान गारे के अंदर उच्च कोटि के चूने के साथ राबिस एवं सुरखे का प्रयोग करना। दूसरा, स्थापत्य में मेहराब एवं गुंबद को ज़्यादा प्रधानता देना। तीसरा प्रयोग, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग आरंभ करना। सर्वप्रथम इसका प्रयोग अलाई दरवाजे में हुआ। इसके अलावा तुर्कों ने आरोही निक्षेप छत्तेदार विधि के द्वारा छज्जों को मीनारों से जोड़ा। कुतुब मीनार सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इसके अलावा स्थापत्य क्षेत्र में अरबस्क, स्क्रीच एवं कुफरी शैलियों का प्रयोग किया। चौकोर कोनों में गोलाई लाने के लिए जो शैली होती थी वो स्क्रीच शैली कहलाती थी। इसके अलावा अरबी लिपि जो सुंदर कलाकृति के रूप में लिखी जाती थी वो कुफरी शैली कहलाती थी। और अरबस्क में ज्योमेट्रिकल और फूलों की डिजाइंस का उपयोग होता था। तो इन सारी शैलियों को हम अरबस्क शैली भी कहते हैं। तो अरबस्क शैली का प्रयोग तुर्कों ने ही किया। इसके अलावा तुर्कों ने घंटा, स्वास्तिक और कमल आदि हिंदू प्रतीकों का भी खुल करके प्रयोग किया। फिरोज तुगलक के सभी भवनों के अलंकरण में हमें कमल का अंकन सर्वाधिक दिखाई देता है। इसके अलावा चौकोर और अष्टभुजाकार मकबरे ये तुगलक और लोदी काल में बनाए गए। तो ये स्थापत्य क्षेत्र में तुर्कों का योगदान है। तो ये एक लघुत्रात्मक प्रश्न 5 नंबर का 10 नंबर का पूछा जाता है। तो ये आप इसको आज याद रखेंगे। इसके बाद अलग अलग तुर्क सुल्तानों के शासनकाल में किस प्रकार की इमारतें बनाई गई उसको हम कल अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।